Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 11, part 1 of chapter number 16, second year biology, and it is about movement in plants. These are the pages 26 to 27. We will discuss these pages in the next slides. So today's lecture points, we will discuss types of movements, autonomic movements, in which we will discuss tactic movements, and it will further divide it into phototactic movements and chemotactic movements. Then we will discuss Turger movements, and in Turger movements we will further divide these Turger movements into sleep movements and rapid leave movements. Then third, we will discuss growth movements, which will be further divided into apinesty, hyponesty and nutation. सो हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे पास दो टाइप की मूवमेंट्स हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स. ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की बात करें तो दीज आर द प्लांट मूवमेंट्स विच टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एंड दीज मूवमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड स्पॉन्टेनियस और ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स. जैसे कि ऑटोनॉमस से ही ये वर्ड निकला है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि ये ख़ुद ब खुद होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं और इसमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती. मतलब बाहर के इन्वायरमेंट में कोई ऐसा चेंज नहीं आता, ये अंदर से ही चेंज आता है और इस वजह से ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहलाती हैं. इनको हम स्पॉन्टेनियस भी कह सकते हैं और ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स भी कह सकते हैं. जबकि उसके बरक्स पैराटोनिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें कोई भी प्लांट का ऑर्गन या सेल या कोई ऑर्गेनल मूव करेगा, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलस जब मिलेगा वो तब मूव करेगा. मतलब क्या है कि ऑटोनॉमिक में एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है और जबकि पैराटोनिक में एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत है, और वो एक्सटर्नल स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, ग्रेविटी, केमिकल्स, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी. अब हम आ जाते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स पर. उसमें ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में हम टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. 3 टाइप्स हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में जो आपकी बुक में बताई हुई हैं. उसमें टैक्टिक मूवमेंट्स हैं, टर्गर मूवमेंट्स हैं और ग्रोथ मूवमेंट्स हैं. अब हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट की पहली कैटेगरी टैक्टिक मूवमेंट्स की तरफ आते हैं, लेकिन इन पर जाने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये टैक्टिक मूवमेंट्स जो आपकी बुक है उसके अंदर ऑटोनॉमिक में डाली गई हैं, जबकि अगर आप एडवांस स्टडी करें तो ये टैक्टिक मूवमेंट्स पैराटोनिक मूवमेंट्स में भी आती हैं. तो ये बात आपको फर्दर क्लियर हो जाएगी कि क्यों इन्हें पैराटोनिक में डाला है, लेकिन चूँकि हम बुक को फॉलो करें तो हम इसको टैक्टिक मूवमेंट्स को इसी कैटेगरी में ही पढ़ेंगे. तो बेसिकली टैक्टिक मूवमेंट्स है क्या? दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ एंटायर सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज़ लोकोमोशन, एंड दीज में बी पॉजिटिव इफ टुवर्ड द स्टिमुलस और नेगेटिव इफ अगेंस्ट द स्टिमुलस. तो इसमें जो बेसिकली ऑटोनॉमिक जो मूवमेंट्स हैं उनमें स्टिमुलस हमेशा अंदर से ही होना चाहिए, ठीक है. तो लेकिन जबकि ये स्टिमुलस बाहर की तरफ से आएगा तो इस वजह से इसमें कन्फ्यूजन है. लेकिन हम ये देखेंगे कि अगर स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट हो रही है तो वो पॉजिटिव है, और अगर स्टिमुलस से अवे जा रही है मूवमेंट तो वो नेगेटिव होगी. और हम देखेंगे ये स्टिमुलस जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. उसी की बेस पर हमने मूवमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स और कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स. फोटोटैक्टिक मूवमेंट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये लाइट की तरफ मूवमेंट है. अब लाइट तो जो कि बाहर से आती है तो लाइट तो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, लेकिन फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स में अगर हम पढ़ेंगे तो ये वो मूवमेंट्स हैं जो यूनी डायरेक्शनल होती हैं. मतलब अगर लाइट एक सिम से आ रही है या कोई भी अगर केमिकल है तो वो भी उनकी डायरेक्शन कोई ना कोई एक होगी, तो यूनी डायरेक्शनल होती हैं. अब लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट किस पर इफ़ेक्ट करती है? प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो एक ऑर्गेनल है जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, उनकी पैसिव मूवमेंट पर ये असर डालती है. वो क्लोरोप्लास्ट जहाँ जहाँ पर लाइट ज़्यादा होती है वो सेल के अंदर साइक्लोसिस की मदद से, मतलब साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है उसकी मदद से वो अपनी जगह चेंज करते हैं, और जहाँ पर इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा होती है ये वहाँ पर ज़्यादा तादाद में जमा हो जाते हैं. तो ये जो मूवमेंट उनकी कहलाएगी ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट होगी. इसके अलावा फ्री स्विमिंग एल्गी, zoospores, gametes when swims towards the diffuse light and are said to be positively phototactic, and when they move away from the strong light they are called negatively phototactic. तो ये zoospores और एल्गी वगैरह जो हैं ये लाइट की तरफ अगर मूव करेंगे तो हम इन्हें कहेंगे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक रिस्पॉन्स शो करें, और अगर ये अवे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव फोटोटैक्टिक रिस्पॉन्स होगा. कीमोटैक्टिक मूवमेंट की तरफ आ जाते हैं. जो कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स होती हैं उनमें
केमिकल्स की तरफ रिस्पॉन्स शो किया जाता है। द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन रिस्पॉन्स टू सर्टन केमिकल्स, तो इस वजह से इसको हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। अब ये कौन शो करता है? मूवमेंट ऑफ एंथेरोजोइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स टुवर्ड्स द एग्स ड्यू टू केमिकल्स। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एंथेरोजोइट्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं सर्टन केमिकल्स, वो एग जो है वो रिलीज़ करते हैं। और ये कहाँ पर होता है? ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में एंथेरोजोइट्स हैं और एग हैं आर्चिगोनिया में। तो एंथेरोजोइट्स मूव करेंगे टूवर्ड द एग ड्यू टू सर्टन केमिकल्स रिलीज्ड बाय द एग। अब नेक्स्ट कैटेगरी टर्गर मूवमेंट्स की तरफ आ रहे हैं। ये बिल्कुल करेक्ट कैटेगरी है जो हर जगह पर आपको इसको ऑटोनॉमिक मूवमेंट में ही मिलेंगी। ये बेसिकली टर्गर मूवमेंट्स जो हैं ये नाम से ही ज़ाहिर है टर्गर चेंजेस की वजह से शो होती हैं। और टर्गर बेसिकली टर्जिडिटी जो सेल्स के अंदर होती है वाटर की वजह से आती है। तो अगर वाटर सेल्स के अंदर आता है या चला जाता है उसकी वजह से साइज़ सेल का चेंज हो जाएगा और टर्जिडिटी जो सेल की है वो चेंज हो जाएगी। तो प्लांट जो हैं वो मूवमेंट शो करेंगे। दो टाइप्स की हम मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं, स्लीप मूवमेंट्स एंड रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। स्लीप मूवमेंट्स, हम स्लीप मूवमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड सम मेंबर्स ऑफ बी फैमिली लोअर देयर लीफ एट मिडनाइट एंड रेज देम इन मॉर्निंग। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये अक्सर अगर किसी ने ऑब्ज़र्व भी किया हुआ है, ज़्यादातर जो पी फैमिली के प्लांट्स हैं, फैबेसी फैमिली भी हमें जिसे कहते हैं, जिसके अंदर दालें चने वगैरह बीन्स आ जाते हैं, ये सारे मेंबर्स इनके जो लीव्स होते हैं वो लीफलेट्स में डिवाइडेड है। और अगर इनको ऑब्ज़र्व किया जाए तो ये दिन के वक्त बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं, जबकि रात के वक्त ये ड्रूपिंग कंडीशन में चले जाते हैं। तो इनकी कंडीशन को स्लीप मूवमेंट्स का नाम दिया गया है। सो व्हाट कॉजेज स्लीप मूवमेंट्स? क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये स्लीप मूवमेंट्स होती हैं, इनका हम रीज़न पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली दीज मूवमेंट्स आर ड्यू टू डेली चेंजेस इन टर्गर प्रेशर इन द पल्विनस। पल्विनस के अंदर टर्गर प्रेशर चेंज होता है। अब ये पल्विनस कौन सा रीजन है? ये पल्विनस बेसिकली ये वो रीजन होता है जहाँ पर लीफ जो है वो पेटियोल के साथ अटैच होता है। अगर लीफलेट्स की बात की जाए तो वो अपनी स्टॉक के साथ अटैच होगा, और अगर हम लीफ की बात करें तो वो अपनी मेन स्टॉक के साथ अटैच होगा। तो वहाँ पर भी एक स्वेलन पोर्शन आपको जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये पल्विनस का पोर्शन है। तो पल्विनस के अंदर बेसिकली जो सेल्स होते हैं वो खुले खुले होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस उनके अंदर ज़्यादा होती हैं और वेस्कुलर बंडल्स भी उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो जब वेस्कुलर बंडल का मतलब ये है कि उनके अंदर वाटर चेंजेस आ सकती हैं, और जैसे ही टर्गर प्रेशर जो है लोअर साइड पे पल्विनस के ज़्यादा होता है तो लीफ इरेक्ट कंडीशन पर आ जाते हैं, और जैसे ही ये टर्गर प्रेशर कम हो जाता है तो लीफ वापस अपनी स्लीपिंग पोजीशन पर चले जाते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, पल्विनाई आर लोकेटेड इन 3 एरियाज एट द बेस ऑफ ईच लीफलेट्स। यहाँ पर आपको डिफरेंट पल्विनाई के रीजन्स नज़र आ रहे होंगे। अगर बेस ऑफ ईच क्लस्टर ऑफ लीफलेट एंड एट द बेस ऑफ ईच लीफ ओनली चेंजेस इन पल्विनाई एट द बेस ऑफ लीफलेट आर शोन। तो यहाँ पर जस्ट आपको एक लिमिटेड डायग्राम दिखाई हुई है। पल्विनस हर जगह पर है। एक बड़ा जहाँ पर लीफ का जो पेटियोल है लीफ की वो मेन स्टॉक के साथ अटैच हो रही है, तो वहाँ पर भी पल्विनस होगा। और इसी तरह जहाँ पर छोटे छोटे लीफलेट्स अपनी रैकेस के साथ अटैच हो रहे हैं तो वहाँ पर भी जो पल्विनाएँ होंगे, पल्विनस की जमा पल्विनाएँ हैं, तो वहाँ पर भी ये चेंजेस आ सकती हैं। हम पल्विनाई की तरफ को मैग्नीफाई करके देखते हैं। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि पल्विनस जो है वो एक सॉलिड पोर्शन दिखाया हुआ है लीफलेट के साथ, और इसके अंदर सेल्स दिखाए हुए हैं, और जो दरमियान में इनके साथ वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। तो यहाँ से ही इनके अंदर वाटर चेंजेस आएंगी। जैसे ही अगर इनके अंदर टर्जिडिटी ज़्यादा होती है तो ये ओपन है, और जैसे ही जब इनके अंदर टर्जिडिटी कम हो जाएंगी तो ये क्लोजिंग मतलब ड्रूपिंग कंडीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ द रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स, और ये रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट ज़्यादातर मिमोसा प्यूडिका, जिसे सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं, चुई मुई भी कहते हैं, और इसे टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, इसके अंदर ये देखने में आती हैं। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही जब इसे टच किया जाता है तो ये इसके लीव्स जो हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, इसके लीफलेट्स फ़ौरन बंद हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद 4 to 5 सेकंड में ये प्रोसेस हो जाता है, और थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपनी कंडीशन को रीगेन कर लेते हैं, और 10 मिनट्स भी लग सकते हैं, उससे कम टाइम भी लग सकता है। व्हाट कॉजेज़ रैपिड लीफलेट मूवमेंट, इसको मैंने डिटेल में यहाँ पर ज़िक्र किया है, बुक में थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन थी, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं ये कैसे इसकी मूवमेंट होती है। बेसिकली
जैसे ही लीफलेट्स को टच किया जाता है मोमोसा के, तो इसके अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है पोटेशियम और क्लोराइड आयन का। अब ये जो पल्विनस का रीजन है, जैसे हमने बात की है, ये पल्विनस एक हिंज लाइक फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है और ये मौजूद होता है बिटवीन द रैकेस एंड द लीफलेट, ठीक है। तो ये मिड रिब के साथ अटैच है और मिड रिब जो है वो स्टेम के साथ अटैच होती है। तो पल्विनस के अंदर अगर क्लोराइड और पोटेशियम आयन जैसे ही मूव करेंगे बाहर, तो वाटर इसके अंदर दो सेल्स होते हैं। एक ऊपर वाला जो पल्विनस का ऊपर पोर्शन है उसको एक्सटेंसर सेल्स मौजूद होते हैं और नीचे वाले फ्लेक्सर सेल्स मौजूद होते हैं। तो अगर पोटेशियम या क्लोराइड आयन एक्सटेंसर सेल से बाहर निकलते हैं तो क्या होगा कि वाटर भी एक्सऑस्मोसिस से बाहर निकल के नीचे फ्लेक्सर सेल में चला जाएगा। अब जैसे ही नीचे फ्लेक्सर सेल्स जो हैं उनके अंदर वाटर आएगा तो वो क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले फ्लैसिड हो जाएंगे, नीचे वाले टर्जिड हो जाएंगे। अब जब नीचे वाले टर्जिड हो जाएंगे तो उसकी वजह से वो लीफलेट फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो पूरी की पूरी जो साथ में स्टेम है वो नीचे की तरफ ड्रूपिंग कंडीशन में आ जाएगी। तो इस तरह ये कंडीशन थोड़ी देर बाद दोबारा जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिकवर होगा तो ये दोबारा अपनी वापस अवेकिंग कंडीशन में सारे लीफलेट्स आ जाएंगे। जो लास्ट थर्ड कैटेगरी आ रही है ऑटोनॉमिक मूवमेंट की, वो है ग्रोथ मूवमेंट्स। और ये भी बिल्कुल करेक्टली, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसको ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में ही हमेशा रखा गया है। ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन लाइक स्टेम, रूट, टेंड्रिल, बर्ड्स एक्सेट्रा। तो ग्रोथ मूवमेंट कहा ही क्यों जाता है, क्योंकि ग्रोथ प्लांट के किसी भी ऑर्गन की या उनके सेल्स की डिफरेंट, अगर उनकी ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा तो वो पूरा ऑर्गन मूव कर सकता है। और ये हम मूवमेंट्स देखेंगे 3 टाइप्स में, एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी एंड न्यूटेशन। एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी का यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है जिससे समझने में आसानी होगी इन दोनों को एट अ टाइम। एपिनेस्टी हाइपोनेस्टी जो है ये दोनों मूवमेंट्स लीफ में, पेटल्स में नज़र आ सकती हैं, ड्यूरिंग बड कंडीशंस के दौरान भी नज़र आ सकती हैं। तो इसमें एपिनेस्टी में अपर सरफेस लीफ की बड कंडीशन में ज़्यादा अगर ग्रोथ शो करेगी तो उसकी वजह से होगा क्या कि लीफ की ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है, बड ओपन हो जाएगा। और हाइपोनेस्टी में अगर नीचे की साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी तो बड जो है वो क्लोज़ ही रहेगा, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। हाइपोनेस्टी में बड क्लोज़ है और एपिनेस्टी में बड ओपन है। इसको फर्दर हम आगे अगली डायग्राम में देखते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, लीफ की एक ऊपर वाली जो सरफेस होती है वो एडेक्सियल होती है और नीचे वाली एपेक्सियल सरफेस होती है। तो एपिनेस्टी में ऊपर वाले ये जो लेयर है उसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो बेंडिंग हो रही है, ठीक है, ऊपर वाले सेल बेंड हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ओपन हो जाएंगे लीव्स। और हाइपोनेस्टी में क्या है, वो ऊपर ग्रोथ कम है, नीचे ग्रोथ ज़्यादा है, तो उसकी वजह से लीव जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ टर्न होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे, इसमें आपको बर्ड कंडीशन में हाइपोनेस्टी में बर्ड ही रहेंगे, फ्लावर ओपन नहीं होंगे, क्योंकि इसमें अगर हम देखें इनकी पेटल्स को देखेंगे तो अगर बाहर जो आउटर सरफेस है वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो फूल जो है, जो फ्लावर है वो बंद ही रहेगा, बर्ड कंडीशन में ही रहेगा। लेकिन अगर उसकी जो अंदर वाली सरफेस है वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उससे बर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरह ये लीव्स में भी और ये फ्लावर में भी देखने में आती है। Nutation, this is the last category of autonomic movement and also of growth movement. When the growing tip of young stem moves in zigzag fashion due to changes in growth on opposite side of apex, this mode of growth is called nutation and it is seen in shrubs mostly that need support for growth. तो न्यूटेशन में जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, एक यंग स्टेम है और उसने अपने आप को वाइंड किया हुआ है अगेंस्ट सर्टन सपोर्ट। तो ये कुछ टेंड्रल्स में भी हो सकता है, जैसे मनी प्लांट की बेलें भी आपने देखी होंगी, उनके अंदर भी इसी तरीके से उनको सपोर्ट दी जाती है। तो इसमें यंग स्टेम जो है उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि जैसे ही उसके अंदर ग्रोथ चेंजेस आती हैं तो वो जिग-जैग मैनर में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और इस तरीके से वो पूरे प्लांट को एक सपोर्ट भी मिल जाती है। नेक्स्ट इज़ द पैराटोनिक मूवमेंट्स। इंशाल्लाह इसको पार्ट 2 में हम कवर करेंगे।